नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। मैं पिछले 15 सालों से शिक्षण के क्षेत्र में हूँ। मैंने एमएड, नेट, जेआरएफ, पीएचडी किया है और पीएचडी में फाइनल सिलेक्शन मेरा हो चुका है। आज हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम यहाँ पर सामयिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं, इस पर हमको डिस्कशन करना है। अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसा लगता है कि जो होवार्ड गार्डनर का एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, उस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल दो शब्द आए थे, वहां से कहीं ना कहीं इसका प्रादुर्भाव होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसकी चर्चा की बात जब अगर आती है तब हमको ऐसा लगता है कि एक वैन पेन नामक मनोवैज्ञानिक है, वो इसकी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। सामयिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें एक हमारे पास है यहाँ पर सामयिक और दूसरा नाम है हमारे पास यहाँ पर बुद्धि। इनमें इन दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बुद्धि हमारे पास क्या होती है और संवेग या सामयिक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो बुद्धि की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक आते हैं और कहते हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता का नाम है। कि जब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के पड़ाव में समायोजन कर लेता है तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर बुद्धिमान कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर नाम आता है बंकिंघम का, जिसमें इन्होंने ये कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता का नाम है। पर इसमें ये समझ में नहीं आता कि 6 साल की उम्र में सीखना या 16 साल की उम्र में सीखना या 26 साल की उम्र में सीखना या कोई 16 साल की उम्र में जो चीज सीखनी चाहिए वो अगर 26 और 36 साल की उम्र में अगर वो कंटेंट या विषय वस्तु अगर सीखते हैं तो क्या उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहें? तो ऐसा लगता है इन परिभाषाओं पर चर्चा करने से कि कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट नजर आती भी दिखाई देती है। फिर एक परिभाषा आती है टर्मन की। टर्मन ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर बुद्धि के नाम से जानते हैं। लेकिन केवल अमूर्त चिंतन करना ही यहाँ पर बुद्धि कहलाएगा, तो आंसर आता है कि नहीं। पर हम यहाँ पर इसलिए जो है इसकी एक कॉमन वाली परिभाषा अपने पास आती हुई दिखाई देती है, और जिसमें ये कहा जाता है कि बुद्धि सीखने, समायोजन करने एवं अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का नाम हमारे पास यहाँ पर बुद्धि है। कि जब अगर ये सब सारी चीजें अगर कर ले तो उसको हम यहाँ पर बुद्धि के नाम से जानते हैं। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े तो हमारे पास शब्द आता है संवेग, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण हमारे पास इमोशन। ये इमोशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन इमोबियर से होती है, और इस इमोबियर शब्द का मतलब होता है वो है यहाँ पर उत्तेजित करना, एक तरीके से कैटलिस्ट, एक तरह से यहां पर स्टिमुलस। तो जब हम कैटलिस्ट की रसायन शास्त्र के अंतर्गत बात करते थे तो वहां पर कहते थे कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दरों को बढ़ाती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर ये जो इमोशंस हैं, इमोबियर्स जिसकी उत्पत्ति होती है, वो भी ये करता है कि इसका मीनिंग यहां पर क्या है, इसका मीनिंग हुआ हमारे पास उत्तेजित करना। अर्थात उसने कहा कि संवेग जो है वो एक भावनात्मक दशा है जिसमें कोई मनुष्य अपनी उत्तेजित अवस्था में होता है या उसका शरीर उत्तेजित अवस्था में होता है, चाहे फिर वो कामुकता के संदर्भ में हो, वो वात्सल्य के संदर्भ में हो, वो क्रोध के संदर्भ में हो, वो अमोद के संदर्भ में हो। अब यहां से जब आगे की तरफ चलते हैं इसमें, तो एक वैलेंटाइन की परिभाषा हमारे पास आती है, और वैलेंटाइन की परिभाषा में यह कहा गया कि जब भावनात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। अर्थात कहीं न कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर भाव है उनका दूसरा रूप हमारे पास संवेग है, और संवेग का दूसरा रूप हमारे पास यहाँ पर भाव है। फिर एक मैकडॉगल नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये जो हमारे पास यहाँ पर भाव, जिनको हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल रूप में संवेग के नाम से जानते हैं, उनकी जो है संख्या 14 बताई है उन्होंने, जिसमें पहला उन्होंने जो संवेग बताया है वो है यहाँ पर अधिकार भावना, दूसरा नाम वो है हमारे पास आश्चर्य, तीसरा संवेग वो आता है यहाँ पर क्रोध, चौथा आपके पास है आत्महीनता,
पांचवां आत्माभिमान, छठवां भय, सातवां भूख, आठवां वात्सल्य, नौवां घृणा, 10वां करुणा, 11 कामुकता, 12 एकाकीपन, 13 कृतिभाव और 14 अमोद। तो ये हमारे पास इस प्रकार से मैकडॉगल के द्वारा बताए गए संवेगों के नाम हैं और इन्हीं को कहते हैं कि इसमें से जो भी यहां पर अपने यूफॉन पर होता है उनको यहां पर उत्तेजित अवस्था के रूप में जानेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, सामयिक बुद्धि का। सामयिक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें आपके पास एक इमेज आया, ये आपको कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है। इसमें एक तरफ हमारे पास यहां पर ब्रेन दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ यहां पर हार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जब अगर ब्रेन की बात करें तो खुद को समझना, अगर हार्ट की बात करें तो ये जो है यहां पर दूसरे को समझना। तो यदि हम यहां पर खुद को समझ लेते हैं, दूसरों को समझ लेते हैं, खुद को, खुद की भावनाओं को, खुद के संवेगों को यदि मैनेज कर लेते हैं, प्रबंधित कर लेते हैं, नियमित कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं और दूसरे की भावनाओं को भी हम यहां पर प्रबंधित करना, मैनेज करना, आकलित करना अगर जानते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। उस बात को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा के लिए जो हमारे पास यहां पर शब्द हैं उसमें उन्होंने कहा कि स्वयं की तथा दूसरों की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंड करना, आकलित करना, असेस करना तथा नियंत्रित करने या प्रबंधित करने की जो क्षमता होती है उसको हम यहां पर सामयिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि यदि मैं किसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, लोक सेवा की कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, एज ए टीचर के रूप में हूं, तो लोक सेवा की कुर्सी पर हूं तो मैं मेरी खुद की भावनाओं को समझूं, दूसरों की भावनाओं को समझूं। यदि मैं यहां पर शिक्षक वाले पायदान पर खड़ा हूं तो मैं खुद की भावनाओं को समझूं, दूसरों की भावनाओं को समझूं और इन भावनाओं को आकलित कर लूं, प्रबंधित कर लूं, नियमित कर लूं। तो इनको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, उसको सामयिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है सामयिक बुद्धि की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो सामयिक बुद्धि की धारणा थी उसमें यह कहा जाता था कि यहां पर सामाजिक बुद्धि और बुद्धि के रूप में समझा जाता है, ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कोई पॉइंट या कॉन्सेप्ट हमारे सामने नजर नहीं आता। तो जब अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई नजर नहीं आता तो केवल हम यहां पर सोशल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के रूप में केवल यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करें तो आंसर आता है कि नहीं। फिर हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है वो एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, वो है कांट। और इन्होंने ये कहा कि बुद्धि का केवल विशुद्ध पक्ष है, प्योर जो है ये बुद्धि है। आप इसको जो है अलग अलग जाकर के न बांटो कि कोई कह दे कि यहाँ पर अमूर्त चिंतन से रिलेटेड है या कोई कह दे कि सामाजिक बुद्धि होती, कोई अमूर्त बुद्धि की बात कर दे, कोई आध्यात्मिक बुद्धि की बात कर दे, कोई प्रकृतिवादी बुद्धि की बात कर दे। तो उन्होंने कहा कि केवल बुद्धि के जो है वो विशुद्ध पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। फिर यहां पर कीर्कगार्ड नामक व्यक्ति आता है और इनका कॉन्सेप्ट बड़ा ही पॉपुलर है। तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि मनुष्य की जो पहचान है वर्तमान में उसकी भावनाओं से होनी चाहिए, न कि बुद्धि से। बहुत बढ़िया बात इन्होंने यहां पर कही कि जो मनुष्य की पहचान होती है वो उसकी भावनाओं से होती है, न कि बुद्धि से होती है। फिर डेनियल गोलमेल का सामयिक बुद्धि का प्रतिमान आता है और ये डेनियल गोलमेल इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल के तहत 5 बिंदुओं की, 5 प्रकार की कैपेसिटी की, 5 प्रकार की क्षमताओं की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने इनका एक यहां पर ग्रंथ है, रिसर्च पेपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट मैटर मोर देन आईक्यू।
इसमें इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अर्जित की जाने वाली क्षमता है जो मनुष्य की जैविक संरचनाओं से परिभाषित होती है या प्रभावित होती है। मतलब हमारा जो जेनेटिकली पॉइंट है, हमारा जो हेरिडिटी वाला पॉइंट है, बुद्धि जो है उससे यहां पर कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। आगे इनका एक रिसर्च था और ये मानते हैं ये डेनियल गोलमेन कि दैनिक जीवन के जितने भी काम होते हैं उसमें बुद्धि से ज्यादा सामूहिक बुद्धि का महत्व है। और एक इनका रिसर्च तो यहां तक बताता है कि 80% से अधिक कामों में जो हमको दिन प्रतिदिन के कामों में जो सफलताएं मिलती है वो बुद्धि से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वो सफलता मिलती हमको यहां पर सामूहिक बुद्धि से। फिर इन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस के आधार पर रिसर्च में कंक्लूजन और दिया, और वो कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होती है। तो इन्होंने ये कहा कि यदि भविष्य में ऊंचे से ऊंचे पायदानों पर, ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर यदि महिलाएं जाती हुई दिखाई देती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट जो है उनमें ज्यादा होता है। ये इनकी रिसर्च साबित करती है। अब इन्होंने जो 5 प्रकार की जो कैपेसिटीज बताई है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, वो नाम है हमारे पास यहां पर ये, जिसमें पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन। तीसरा पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरण। चौथा पॉइंट हमारे पास है समानुभूति, और 5वां पॉइंट है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। यदि इन बिंदुओं को भी आप देखोगे तो सेल्फ अवेयरनेस खुद से, सेल्फ रेगुलेशन खुद से, सेल्फ मोटिवेशन खुद से, समानुभूति दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल स्किल दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं ये इंट्रापर्सनल से कनेक्टेड हैं, और नीचे के जो 2 पॉइंट हैं वो यहां पर इंटरपर्सनल से रिलेटेड है। इनमें यदि हम यहां पर अलग अलग एनालिसिस करें कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस क्या, तो सेल्फ अवेयरनेस में ये जो हमारे पास पिक्चर है ये एक इमेजिनेशन देख रहा है। एक दर्पण इसके हाथ में है और खुद के कॉन्टेक्स्ट में खुद की अवेयरनेस, खुद की जागरूकताओं को टेस्ट कर रहा है। खुद की जागरूकता को, खुद की अवेयरनेस को ये देख रहा है। जिंदगी में आधी से अधिक सफलताएं तो इस बात को लेकर ही मिल जाएगी कि हम अपने आप के बारे में कितना अवेयर है। दुनिया के बारे में अवेयर होने से ज्यादा बेटर है कि पहले हम अपने बारे में अवेयर हों, हमारी क्या पोटेंशियल्स हैं, हमारे पास यहां पर क्या जो है स्ट्रेंथ, हमारी क्या जो है वीकनेस है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी वीकनेस होती है, वो हमारे पास यहां पर इसमें आते ही दिखाई देगी। और इसका ज्ञान कब होगा? जब हम खुद के बारे में जानेंगे। तो यहां उन्होंने ये कहा कि अपनी भावनाओं, स्वभाव, उद्देश्य, मूल्यों और कमजोरियों के बारे में किसी व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जीवन के पड़ाव में कभी उसके हाथ निराशा के क्षण नहीं लगेंगे। साथ में यह भी समझना कि मेरे व्यक्तित्व के पक्षों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरी जो पर्सनालिटी है, वो मेरी पर्सनालिटी यहां पर दूसरों पर क्या प्रभाव डालेगी, क्या इफेक्ट डालेगी, किस दृष्टि से, किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कौन से काम के लिए बैठे हुए हैं, वो वहां पर महत्वपूर्ण रूप से आता हुआ दिखाई देगा। फिर सेकंड स्टेज जो इसमें है वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत उन्होंने यहां पर बढ़िया वाला पॉइंट ये लिया कि यदि मेरी कोई भावना है, यदि मेरा कोई संवेग है, और उस भावना का, उस संवेग की यदि मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूं, तो उसको मेरे को मैनेज करना है, प्रबंधित करना है। वो कहते हैं यहां पर कि यदि मेरी तीव्रता और भावना दोनों ही गलत है तो मेरी इंटेंसिटी, मेरे इमोशंस दोनों ही गलत हैं,
तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये सिखाती है कि बेटा इसको मैनेज कर ले। इंटेंसिटी भी गलत है और इमोशंस भी गलत है। लेकिन कभी कभी ये होता है, एज ए टीचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए कि मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं तो सही है लेकिन मेरी तीव्रता जो है वो गलत है, तो ऐसी स्थिति में वो कह रहा है यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट कि आपको सिखा रहा है कि इसको मैनेज करो, प्रबंधित करो। लाख गुना आपकी भावनाएं सही है लेकिन तीव्रता गलत है। आपने टाइम सिचुएशन नहीं देखी और उस कॉन्टेक्स्ट में जो है अपने समय एक्सप्रेस कर दिए। उससे यहां पर किस प्रकार का साइक्लोन बवंडर खड़ा हो जाएगा वो हम भी नहीं जानते। तो वो पॉइंट हमारे पास होता है यहां पर सेल्फ रेगुलेशन। फिर आता है सेल्फ मोटिवेशन, आत्मा विप्रेरण। जिंदगी के पड़ाव में जब हम खड़े हैं तो हमारे पास जो इंटरनल मोटिवेशन है, काम वही आते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा समय तक आपका सपोर्ट नहीं करते। एक्सटर्नल मोटिवेशन की कॉन्टेक्स्ट में आपके पेरेंटल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कब तक आपको सपोर्ट करेंगे? बाहरी दुनिया कब तक आपको सपोर्ट करेगी? तो उसने यहां पर जिस बात को लेकर के बल दिया, वो बात दिया यहां पर कि सेल्फ मोटिवेट रहो, मत रास्ता देखो यहां पर किसी के कीक मारने का, किसी के कोई सेंटेंस कहने का, किसी की कोई बात कहने का। मैं कर सकता हूं, डू इट। फिर यहां पर इसी प्रकार का कि स्टे पॉजिटिव, स्टे सक्सेसफुल। यदि आप सकारात्मकता की सीढ़ियों पर चढ़े हुए हैं, जिंदगी में कभी असफलताएं नहीं है। यदि आप नकारात्मकता की खाई में गिरे हैं, कोई नहीं बचा सकता आपको। बात ये भी तो ध्यान रखनी है कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने अंदर कितनी भी हावी कर लो आप, लेकिन उस नेगेटिविटी का कोई इफेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है, कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। आप जीवन में कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। सोचो, थिंकिंग रखो और वो ऑलवेज जो है यहां पर पॉजिटिव की सक्सेस होगा। समय लग सकता है क्योंकि हेरिडिटिकल रूप से सब में यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और जब सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, गॉड के द्वारा सबकी बुद्धि अगर अलग अलग प्रकार से यहां पर डिटरमाइंड है, निर्धारित हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई 2 महीने पहले निकल गया, पर हम भी अगर लगे हुए हैं तो हम 2 महीने बाद हम भी निकल जाएंगे। पैसेंस रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक बढ़िया वाला कोटेशन आता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। तो यहां पर मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है। उसने कहा ठीक है, असफलताएं जीवन का हिस्सा है, अनुभव देकर के चली गई है। अब मैं वापस मैंने जो गलतियां की है उसका एनालिसिस करूंगा, मैं निकाल लूंगा। कई बार हम भी अपनी पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें तो यहां पर पीएससी के जब पायदान पर, वहां पर पीएससी की सीढ़ियों पर जब कदम रखा, बकायदा वहां से सफल हुए। नेट का एग्जाम दिया, वहां सफल हुए। सीटेट का एग्जाम दिया, वहां सफल हुए। तो इसका मतलब है कि हमने सोच रखा था कि हमको करना है, हमने वो कर लिया। हो सकता है कि मेरे साथी जो है मेरे से आगे निकल गए वो 2 महीने 4 महीने, लेकिन मैंने भी कहा था मैं भी निकल जाऊंगा। बाद में ये नहीं देखा जाता कौन 2 महीने पहले, कौन 4 महीने पहले, ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना सफल है और कितना जो है वो यहां पर असफलता के पायदान पर खड़ा है। उन्होंने कहा इसमें यहां पर कि जब व्यक्ति का उद्देश्य काफी दूर हो, बहुत बड़ा हो, चुनौतीपूर्ण हो, तो कई बार मन में यह भाव आना सब स्वाभाविक है कि सफलता पाना आसान नहीं है। इस कंपटीशन के युग में कई बार ऐसा लगता है कि अरे 4 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग बैठ रहे हैं, हमको सफलताएं कैसे मिलेगी। लेकिन बात यहां पर ध्यान रखना कि दुनिया में थिंकर ज्यादा पैदा हुए हैं, डूवर्स नहीं। चिंतक बहुत ज्यादा हैं, करने वाले नहीं है। यदि आप करने वाले हो तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप थिंकर नहीं हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल हम थिंक ही न करें, लेकिन 90%
लोग रात दिन जो है वो चिंतन 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 चिंतन, बस उसके अलावा कुछ नहीं करते। करने की बात आती है सब पीछे बैठ जाते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, घंटों टेबलों पर बैठ करके जब पढ़ाई लिखाई करनी होती है, हर किसी से बैठा नहीं जाता, हर किसी से बैठा नहीं जाता। कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगातार जब प्रैक्टिस की बात आती है तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए उसने यही कहा कि उद्देश्य चुनौतीपूर्ण है, घबराए नहीं, बड़ा है, दूर है, लेकिन हम यहां पर डटे हुए हैं। फिर आगे कि निराशा के ऐसे क्षणों में हार मानने की बजाय उसके समाधान की योग्यता ढूंढना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई एक समस्या आती है तो उस एक समस्या के समाधान के हमारे पास यहां पर कई सारे रास्ते होते हैं। हमको देखना है कि हमने उसमें से कौन से रास्ते का चुनाव किया। फिर अगला पॉइंट एम्पैथी, समानुभूति। पिक्चर सफिशिएंट है आपको यहां पर एम्पैथी या समानुभूति का मीनिंग क्लियर करने के लिए। जब एम्पैथी की बात आती है, समानुभूति की बात आती है, समानुभूति, जैसे ये अगर यहां पर गर्ल, अगर ये छोटी बेटी बच्ची अगर बैठी हुई है, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। अगर इस बच्ची के पास एज ए लोक सेवक के रूप में मैं या तुम लोग जाते हैं और अगर हम उसकी भावनाओं को समझें, उसको आकलित करें, उसको देखें और वो जैसा अनुभव कर रही है वैसा का वैसा यदि हम भी अनुभव करें, तो वो पॉइंट हमारे पास समानुभूति, सम अनुभूति, तद अनुभूति, कि तुम जैसा आज महसूस कर रहे हो उसी प्रकार से मैं भी महसूस कर रहा हूं। तो हमारे पास जैसे ये जो छोटा बच्चा, इनके पास इनकी जो गले लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसी बात को इमेजिनेशन कर रहा है। मान लो कि ये बच्ची यहां पर ऐसी है जिनका कोई तूफान में पूरा परिवार जो है वो चला गया है। अब ऐसी स्थिति में वो यहां पर क्या सोच रही होगी, क्या चिंतन कर रही होगी, क्या मनन कर रही होगी, वो अगर बातों को हम यहां पर चिंतन करें, मनन करें, तो वो वाला टाइटल की सेम उसको जितने दिन तक वो बातें फील होती है उतने दिन तक मुझे भी अगर फील होती है, तो वो मेरे पास यहां पर समानुभूति। मेरा कोई दोस्त है, उस दोस्त के पिताजी सेना में है, सेना में यहां पर युद्ध के दौरान शहीद हो गए। अब वो वहां पर जो है कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं उसके घर जाता हूं, मैं भी उसी प्रकार से अगर महसूस करता हूं, जितना दुख उनको हो रहा है, जो उनके बहुत नियत के लोग हैं, उतना ही दुख अगर मेरे को भी हो रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि ये टाइटल हमारे पास क्या है, तो ये समानुभूति है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट उसने कहा कि स्वयं को दूसरों की जगह रखकर अनुभूतियों और भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से कि वो क्या सोच रहा है, सोच रही है, समझने की क्षमता को ही हम यहां पर समानुभूति के नाम से जानते हैं। फिर डेनियल गोलमेल का एक लास्ट जो कैपेसिटी की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल के अंतर्गत हमारे पास यह व्यक्ति इनसे रिलेशन बना रहा है और वो जो है इनसे यहां पर रिलेशन की बात आती है। मैं बाजार में गया, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाए, दूसरे व्यक्ति ने मेरे से संबंध बनाए, मैंने मेरे यहां पर माता से, पिता से, आड़ों से, पड़ोस से, नातेदारों से जो मेरे रिलेशनशिप हैं, तो मेरे को ये देखना है इसमें सोशल स्किल के अंतर्गत कि मैं मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे संबंधों का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यदि इन केस किसी कारण में संबंध खराब भी हो जाते हैं तो क्या उन संबंधों को एक झटके में तोड़ करके मैं बाहर निकल जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि संबंध बनाने में समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरह के संबंध रखे कि उसे इन संबंधों से स्वयं को तथा दूसरों को लाभ हो। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा बढ़िया आपके अंदर सोशल स्किल होगी तो आपका फायदा दूसरे लोगों को भी मिलेगा और दूसरे लोगों का फायदा आपको भी मिलेगा। इस प्रकार आज हमने डेनियल गोलमेल का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल और सामयिक बुद्धि की परिभाषा
वाला जो बिंदु है उस पर हमने चर्चा की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।